अब आज हम लोग शुरू करेंगे आपके अध्याय 16 का तीसरा भाग। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो इसका दे चुके हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण के क्या क्या नुकसान है उनके बारे में और पर्यावरण के क्या क्या प्रकार हैं उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है तो निश्चित रूप से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी देखना है। कल हम आपको बता रहे थे कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारक हो सकते हैं, मतलब किन किन वजह से जो है वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें हमने बताया था कि वायु प्रदूषण का जो हमारा एक मुख्य स्रोत है वह है औद्योगिक चिमनी अवशिष्ट। मैं कल भी इसको बताया था, 5 तक बता दिया था। एक बार हम फिर से शॉर्टकट में रिवीजन कर दे रहे हैं और 5 के बाद से इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करेंगे। औद्योगिक चिमनी में हमने आपको बताया था कि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है और मानवीय जनसंख्या बढ़ने के वजह से दिन प्रतिदिन बहुत सारे फैक्ट्री खुल रहे हैं और इन फैक्ट्रियों के जो चिमनी है उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, जैसे कि आपको CO हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया और H2S हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया। और ये सभी गैस काफ़ी जहरीली गैस है और ये गैस जब हमारे वातावरण में या हमारे वायुमंडल में आता है तो इससे और इसको जब हम लोग सांस के रूप में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में पहुंच करके हानि पहुंचाता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये सभी जो आप गैस देख रहे हैं ये सभी अवांछनीय गैस हैं, हानिकारक गैस हैं। और जब ये हमारे हवा में मिलता है तो इससे हमारा हवा क्या होता है? प्रदूषित होता है। इससे हमारा हवा क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो औद्योगिक चिमनी से निकलने वाला जो अवशिष्ट पदार्थ है ये भी वायु को प्रदूषित करने का एक क्या है? कारण है। चलिए, यहाँ तक हो ही गया था। वायु प्रदूषण के स्रोत हमने बता दिया था। इसमें हमने आपको बताया था 2 नंबर में ऊष्मीय संयंत्र। 2 नंबर में हमने क्या बताया था? ऊष्मीय संयंत्र। ऊष्मीय संयंत्र में हमने आपको बताया था कि फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं, हालांकि आप पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो उसके लास्ट में हम इस सब का वर्णन किए थे। ऊष्मीय शक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आपको बताए थे कि भारत जैसे देशों में खास करके जो विद्युत का उत्पादन होता है वो विद्युत का उत्पादन होता है किससे? विद्युत का उत्पादन अधिकांशतः होता है कोयला से। किससे होता है जी? कोयला से। और कोयला से जब हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं तो इसमें जो कोयला जलाया जाता है उससे बहुत सारा जो है आपको निकलता है जहरीली गैस। इसमें क्या क्या गैस हो सकता है? फ्लाई ऐश हो सकता है, SO2 हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स हो जा सकता है। और ये सभी गैसें कोयला को जलाने से जब हमारे हवा में जाता है तो इससे हवा प्रदूषित होता है। और इस प्रदूषण वाले हवा को जब हम लोग जीवन में लेते हैं या सांस के रूप में ग्रहण करते हैं तो इससे हम लोगों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है। तो याद रखिए, ऊष्मीय शक्ति केंद्र भी क्या है? प्रदूषक का एक कारण है। तो इसको भी हमने बताया। इसमें ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे ऊष्मीय शक्ति केंद्र हैं, थर्मल पावर हैं, जैसे मान लो बदरपुर, जो कि प्रतिदिन लगभग 10,000 टन कोयला जो है ये क्या करता है? जलाता है। आप ज़रा सोच लीजिए कि 10,000 टन अगर कोयला को जलाएगा तो इससे कितना धुआं निकलेगा और ये धुआं कहाँ जाएगा? वायुमंडल में मिलेगा और वायुमंडल इसके वजह से क्या होगा? प्रदूषित होगा। तो जितने भी ऊष्मीय शक्ति केंद्र हैं ये भी वायु प्रदूषण का एक कारण है। आप इसको भी समझ ही चुके होंगे। इसके बाद तीसरा नंबर में है चलित दहन स्रोत। चलित दहन स्रोत का मतलब होता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोग लगातार गाड़ी खरीदते हैं। इसमें चलित दहन स्रोत में सभी ऑटोमोबाइल्स गाड़ी आ सकती है। जैसे आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार या 4 व्हीलर चलाते हैं जिसमें कार आता है, या फिर अलग अलग प्रकार, बस हो गया, ट्रेन हो गया या एयरक्राफ्ट हो गया। जितने भी मतलब वाहन है जो कि डीजल और पेट्रोल पर चलता है
तो इसके चलने से क्या होता है, डीजल और पेट्रोल का खपत होता है, और ये डीजल और पेट्रोल जल करके वायुमंडल में आता है, और इससे हमारा जो वायुमंडल है ये क्या होता है, प्रदूषित होता है। इससे हमारा वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो याद रखिए, ये जो चलित दहन स्रोत हैं ये भी हमारे वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। इसमें आपको पता ही है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अभी देखिए एक पहल चलाया गया सरकार के द्वारा कि थोड़ा सा कम गाड़ी यूज करें, क्या जी। तो बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं एक सप्ताह में एक दिन, या जितने भी नेता लोग हैं सप्ताह में एक दिन क्या करते हैं कि पैदल या साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, क्या जी। और कम से कम जो है ये एक मुहिम है कि हम लोग कम से कम गाड़ी चलाएंगे ताकि हमारा जो प्रदूषण है वो कम क्या होगा, बर्बाद होगा। दिल्ली में कुछ दिन पहले ऑड इवेंट चलता था, मतलब एक दिन सम संख्या वाला जिसके गाड़ी का नंबर है वही गाड़ी चलेगा, और एक दिन विषम संख्या वाला गाड़ी चलेगा, समझे। जैसे मान लो कि कम से कम सप्ताह में तो 3 दिन तो बचेगा ना। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग को कोई काम नहीं है तब पर भी गाड़ी लेकर के घूम लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे पेट्रोल डीजल बर्बाद होता है। इससे तो दो इससे घटा, एक तो पेट्रोल डीजल हम लोग के देश में बनता नहीं, हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, आयात करते हैं। और दूसरी बात कि डॉलर में हम लोगों को उसको पैसा चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो मुद्रा है वो भी डाउन होता है। और दूसरी बात है कि उसको अपने देश में ला करके फालतू में अगर जलाते हैं तो इससे हम लोगों को प्रदूषण जैसी भी समस्याएं उत्पन्न होती है। बहुत सारे बालक भी मिसयूज करते हैं, जैसे कि अक्सर घर जब भी जाएगा ना कोई काम नहीं है, खाली किसी का मोटरसाइकिल मिल जाए पूरा गांव एक बार घुमा देगा, समझे, फालतू में। उसके संपर्क वाला अगर कोई है तो उसके घर के जाए में और एक्सीलेटर लेगा, समझे, दिखाने के लिए। उसको पता नहीं है कि इससे कोई लाभ नहीं है। इससे क्या है, हमारा वातावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अभी भी देखते कोचिंग के आगे में एकदम कुछ नालायक टाइप का लोग रोज एक्सीलेटर लेकर के गाड़ी चलाता है। आप लोग नहीं ना उसमें, नहीं ना जी, चलो अच्छा बात है। ऐसा करना भी नहीं है। देखो इससे इससे तो हमारे समझ से 3 घटा। एक तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, दूसरा वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और तीसरा कि आसपास में जितना भी लोग है वो गालियों देता है उसको, कहता है कि ये सब एक्सीडेंट में मरता नहीं है, ये सब बददुआ देता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह चीज़ों से हम लोगों को क्या करना है, बचना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग बता दिए थे। इसके बाद ईंधन को हम लोग जलाते हैं। ईंधन जलाने का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग जो खाना बनाते हैं, अभी भी हम भारत जैसे देशों में अधिकांश लोग जो है वो खाना बनाते हैं किस पे, या तो चूल्हा पे। और चूल्हा पर खाना बनाने के लिए आपको पता ही है क्या क्या किया जाता है। चूल्हा पर खाना बनाने के लिए या तो कोयला को जलाते हैं, या तो लकड़ी को जलाते हैं, या उपला को जलाते हैं, या फसल के अवशेष को जलाते हैं। और इन सभी चीज़ों को जब हम लोग जलाते हैं तो इससे धुआं निकलता है, और ये धुआं हमारे आसपास के वायुमंडल में जाता है, जिससे हमारा हवा क्या होता है, प्रदूषित होता है। अभी भी गैस पे बहुत कम लोग खाना बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कम पॉल्यूशन होता है किस पे, बिजली पर बनाने में। लेकिन गांव में तो लोग को पता ही नहीं है कि बिजली पर कैसे खाना बनेगा। इंडेक्स पे जो खाना बनता है वो बहुत कम, और है भी तो जो चीज़ फ्री में हो रहा है उसके लिए पैसा लगाने क्या ज़रूरत है। गांव में तो आपको पता है कि उपला हो गया, मतलब या फसल के अवशेष हो गए, या फिर सूखी लकड़ी हो गया, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और लोग इसी को जला करके ईंधन के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, निश्चित रूप से हम लोगों का एक प्रकार का वायु को प्रदूषित करने वाला एक कारक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। इसके बाद हम लोग शुरू किए थे जो अगला हमारा टॉपिक था, ये क्या हो रहा है जी, कृषि क्रियाएं। क्या हम लोग शुरू किए थे, कृषि क्रियाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर खेती उती करने से कैसे वायु प्रदूषित हो सकता है। तो इसमें 2 तरह से वायु प्रदूषित हो सकता है। एक स्लाइड में नहीं भी लिखा होगा तब समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला बात है कि आप लोग खेत में क्या करते हैं, कीड़कनाशी छिड़क देते हैं। अभी जैसे मक्का का पौधा जब छोटा छोटा रहता है तो उसको कीड़ा खाने लगता है, हम लोग क्या करते हैं, खेत में BAC डाल देते हैं।
और आप देखिएगा कि पूरा किसान खेत में बीएससी डाल दिया। आप कभी खेत जाइए, वहाँ आपको एक खराब टाइप का दुर्गंध लगेगा कि जहरीला गैस का वहाँ पर रिसाव हो रहा है। तो क्या है कि वो जो आप बीएससी डाले हैं उसमें भी बहुत सारे हानिकारक गैस हैं जो वहाँ से उड़ करके हवा में फैल गया और हवा को पैल्यूटेट कर दिया। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो सब्जी वगैरह का खेती करते हो एक्सप्रे करते हैं, देखे हो ना, पीठ पे बांध करके मशीन से एक्सप्रे करते हैं ना, और उन एक्सप्रे के भी वजह से आप देखेंगे कि आसपास के वातावरण में आपको वायु प्रदूषण जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो ये दोनों तो परंपरागत तरीके से बहुत दिनों से कृषि क्रियाएं हैं जो कि हमारे वायु को प्रदूषित करती है। हाल फिलहाल में एक और मामला सामने आया है जो कृषि क्रियाओं में शामिल है और हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। उसमें है पराली जलाना। क्या है जी? पराली जलाना। पराली जलाने का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े किसान हैं जिसके पास में कि 100 बीघा ज़मीन है, वो लोग क्या करता है, जैसे मान लो कि गेहूं का खेती किया या फिर मक्का का खेती किया, तो फसल को क्या करते हैं, मशीन के द्वारा वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मान लो गेहूं ही है, तो आप उसके पास इतना उन्नत मशीन है कि एक ही बार में क्या करता है, फसल का ऊपर का भाग काट लिया और काट करके उसी समय दौनी उनी करके गेहूं को अलग कर लेता है, और जो पौधा का जो बाकी भाग बचल रह जाता है वो जो का त्यों खेते में रह जाता है। तो अब उसको फिर क्या करेगा कि लेबर रख करके कटवाना पड़ेगा। तो किसान सब क्या करता है, खेते में आग लगा देता है, और खेत में आग लगा करके इसको नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पराली जलाना। अब इसके वजह से जो धुआं निकलता है, ये धुआं हम लोगों के वातावरण को, हम लोग के वायुमंडल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। अभी आप सुने होंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा समस्या, काहे बोल रहे हो रे, वो है पराली जलाना। वो क्या है? पराली जलाना, समझे ना। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो काफ़ी लो लेवल पे पहुंच गया, उसका जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गया। और सरकार से जब पूछा जाता है तो सरकार कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे अगल बगल में जो किसान है वो पराली जला लेता है और उसका धुआं जो है आ जाता है दिल्ली में, और आपको अक्टूबर नवंबर आते आते इतना ज़्यादा उसका प्रभाव आपको दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है कि सरकार कई वर्षों से वहाँ दीपावली पर पटाखा नहीं छोड़ने देता। उसका असर तो अब धीरे धीरे बिहारों में हुआ है, बिहार में भी बोलता है पटाखा जो है नहीं छोड़ना। तो ये जो कृषि क्रियाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि उस कैटेगरी में आता है जहाँ पर हम लोग को क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है। वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ, खेती के लिए भूमि खाली करने हेतु जंगलों एवं सवाना घास को मैदान में जलाने से 60 से 65% CO2 मुक्त होती है और लगभग 40% मीथेन धान के खेतों से होती है। जैसे आपको एक चीज़ बताना ही हम भूल गए कि धान की खेती जब जहाँ जहाँ होता है बालक, वहाँ पर धान के खेतों से मीथेन निकलता है। याद रखिएगा, रे क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। और ये मीथेन भी क्या करता है कि वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो ये भी रीजन है। जीवधारियों के शरीर से तथा जैव मात्रा के जलाने से भी उत्पन्न होती है। अनेक प्रकार के फसल लक्षी रसायन से भी वायु प्रदूषित होता है। आपको ये सब बात हमने अपने भाषा में बता दिया जो स्लाइड में लिखा हुआ है। क्या क्या स्लाइड में लिखा हुआ? आपको पता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जंगल को नष्ट कर रहे हैं। तो जंगल को नष्ट करने के दौरान भी क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं। आप देखे होंगे ना कि कोई भूमि पर कभी खेती नहीं हो रहा है और पहली बार खेती करना अगर चाह रहे हो तो सबसे पहले जंगल को काटते हो, और जंगल काटने के बाद क्या करते हो, आग लगा देता है। अरे तो वो हवा में जो उसका धुआं निकल के कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा, और हवा में जाने के बाद वो वहाँ पर क्या करता है, प्रदूषण को फैला देता है। इसके बाद हम लोग अपने खेत के फसल का जो अवशेष है उसको भी जलाते हैं। बहुत सारे लोग धान की खेती करते हैं, वहाँ से भी मीथेन निकलता है। हम लोग खेत में रसायन का स्प्रे करते हैं, उससे भी वायु प्रदूषित होता है। हम लोग पाउडर डालते हैं, उससे भी वायु क्या होता है, प्रदूषित होता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कृषि क्रिया द्वारा मतलब खेती बाड़ी करने में भी वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है। और आप समझ लीजिए कि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना खेती होगा, और जितना खेती होगा उतना वायु प्रदूषित होगा। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ना भी क्या है, वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, समझे ना।
तो ये यहाँ तक हम लोग बताए थे, यहीं से हम लोग का मेन जो है अब शुरू हो रहा है, क्योंकि 4 नंबर तक हम आपको बता दिए थे पार्ट 1 वीडियो में, सॉरी पार्ट 2 वीडियो में, और आज हम लोग 5 से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, वायु प्रदूषण का जो एक और प्रमुख कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनीकारी विकिरण। क्या बोलते हैं जी? आयनीकारी विकिरण। हम लोग क्या बोलते हैं? आयनीकारी विकिरण। आयनीकारी विकिरण जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें भी नाभिकीय विस्फोट के दौरान या वैज्ञानिकों के प्रयोग के दौरान या परमाणु परीक्षण के दौरान उत्सर्जित होता है, और ये भी सीधे हमारे वायुमंडल में जब मिलता है तो इससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। आप सुने होंगे कि 1992 ईस्वी में परमाणु में क्या हुआ, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। अब चाहे आप परमाणु बम का परीक्षण कीजिए, चाहे आप किसी से युद्ध लड़ लीजिए, उसमें बम विस्फोट कीजिए, समझे, या फिर कोई प्रयोग कर रहे हैं उसके वजह से जो है ना एक विस्फोट हो रहा है, और इन सभी कारणों से क्या होगा, वायु का प्रदूषण होता है। तो याद रखिए, आयनीकारी विकिरण जो है ना, ये भी हम लोगों की वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है, समझे। तो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत क्या है, आयनीकारी विकिरण भी। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा युद्ध चल रहा है, क्या, ईरान के साथ, एक तरफ इजराइल है, अमेरिका है, समझे, बीच बीच में भारत पाकिस्तान भी दो हाथ कर ये लेता है समय समय पर, समझिए ना। चाहे कुछ भी हो, इसमें क्या होता है, बम फूटता है, समझे, बड़े बड़े मिसाइल से जो है ना बम दागे जाते हैं, और जब ये सब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, इससे धुआं निकलता है, और ये धुआं सीधे कहाँ जाता है, हमारे वायुमंडल में जाता है, और हमारा वायुमंडल से क्या होता है जी, प्रभावित होता है। तो आप कह सकते हैं कि आयनीकारी विकिरण भी क्या है, वायु प्रदूषण का एक कारण हो सकता है। चलिए, तो इसको भी आपको स्लाइड को स्क्रीनशॉट्स करना है। इससे पहले वाला 5 तक हमने पहले वीडियो में दे दिया था, तो आप आराम से उसको कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा सबसे अंतिम वायु प्रदूषक के कारक है, माने वायु प्रदूषण होने के जो फैक्टर हैं उसमें ये सबसे अंतिम फैक्टर है। देखिए इसमें क्या, निलंबित विषाक्त पदार्थ, ये हैं फ्लाई ऐश, धूल, ग्रीट एवं अन्य निलंबित विषाक्त पदार्थ एसपीएम, जो शक्ति संयंत्र और उद्योगों से उत्सर्जित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर रोड बन रहा है, मान लो कहीं पर क्या बन रहा है, रोड बन रहा है, तो रोड बनने के दौरान आपको पता होगा अलकतरा को जलाया जाता है। अलकतरा समझते हैं ना, ब्लैक कलर का एक रसायन होता है। अब उस अगर अलकतरा को जलाते हैं तो वो भी क्या आता है, निलंबित विषाक्त पदार्थ में आता है, और इससे भी हमारा वायु प्रदूषित होता है। बहुत जगह कच्ची मिट्टी है, गर्मी के समय में वहाँ नमी खत्म हो जाती है, और वहाँ से काफ़ी धूलकण निकलते हैं, और ये धूलकण भी जब हवा में मिल जाता है तो वहाँ पर भी आपको वायु प्रदूषण जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। क्या रे, जैसे आप देखे होंगे कि कोई नेता आता है, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, अब थोड़ा देर देखिए उसके आसपास में लगा कि सांस लेने में भी नहीं बना, इतना ज़्यादा धूलकण जो है आसपास में उड़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे निलंबित विषाक्त पदार्थ हैं जो कि हमारे वातावरण में अगर आवे, हमारे वायुमंडल में आवे, तो निश्चित रूप से इससे हमारा वायुमंडल क्या होता है, प्रभावित होता है, और इससे हमारे वायुमंडल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है। तो आप ये 7वां नंबर भी लिख सकते हैं, किसमें, वायु प्रदूषण के कारण में, वायु प्रदूषण के कारण में। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए। ये हम लोगों का अंतिम टॉपिक था। अब हम लोग टॉपिक ही चेंज कर ले रहे हैं, और यहाँ पर देखिए क्या हेडिंग आ गया, समझिए, प्रमुख वायु प्रदूषक एवं वायु प्रदूषक का सजीव जगत पर प्रभाव। यानी अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से वायु प्रदूषक हैं, मतलब अगर वायु प्रदूषित हो रहा है तो वायु में कौन कौन से जहरीले गैस आ रहे हैं, क्या रहे। जैसे मान लो कि एक स्वच्छ वायु और एक प्रदूषित वायु, दोनों में क्या अंतर होगा। तो जो स्वच्छ वायु होगा उसमें क्या होगा कि मानव पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला सभी फैक्टर मौजूद होगा, और जो अस्वच्छ वायु होगा उसमें मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला सभी कारक मौजूद होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे वायु में वो कौन कौन सा कारक जो है आ जाता है जिसके वजह से हमारा वायु क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, समझे।
जैसे मान लो कि एक स्वच्छ वायु है, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा दीजिएगा, क्या जी, फला एस को बढ़ा दीजिएगा, SO4 को बढ़ा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से वायु प्रदूषित होगा ना। तो ये सभी जो कारक हैं जो एक स्वच्छ वायु को पोल्यूटेड बना देता है, एक स्वच्छ वायु को खराब बना देता है, उन सभी कारक को हम लोग बोलेंगे वायु प्रदूषक। क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषक। और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मानव छोड़िए सजीव जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सजीव जगत मैंने क्या कि मानव को तो नुकसान है ये, लेकिन जब मानव को नुकसान होगा तो निश्चित रूप से जितने भी सजीव जगत हैं, इसके मानव के रिलेटेड जितने भी जीव हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा है कि अगर वायु को पूरा पोल्यूटेड कर दे तो हम ही लोग बीमार पड़ेंगे। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, समझे ना। तो आज हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से वायु प्रदूषक हैं जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ और भी, ऐसा नहीं कि हम खाली बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आवे तो आराम से रोकिए कि ये सर ये चीज़ हम नहीं समझे, तो फिर हम उसको रिपीट करके बता देंगे, समझे ना। अभी जैसे हम लोग हेडिंग क्या बना है कि हमारे वायु में वे कौन कौन से फैक्टर मौजूद होंगे जिसके वजह से हमारा वायु क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। और हमारे वायु को प्रदूषित करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसी को तो हम बोलते हैं ना वायु प्रदूषक। क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषक, समझे। जैसे कि नेचुरल रूप से हमारे वायु में क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 20.99% ऑक्सीजन है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.5% क्या है, अदर गैस है। अगर इससे अधिक हो जाता है, इससे अगर अधिक हो जाता है कोई भी, मतलब ऑक्सीजन बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ गैस अगर बढ़ जाए तो जिसके वजह से मानव जीवन पर इसका क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा, उसका खराब प्रभाव पड़ना शुरू हो जाए, तो इस समस्या को हम लोग वायु प्रदूषण बोलेंगे। और ये जो गैस फैलेगा ना, इसी गैस को हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषक। तो हम लोग एक एक करके सभी वायु प्रदूषक के बारे में जानते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग जो है इसको आप स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रे, मन नहीं लग रहा है? क्या चाहते हो कि स्टेज पर बुलाएं? तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए इधर, इस स्लाइड को एक बार जो है ना पूरा का पूरा रिफ्रेश कर लिया कीजिए ताकि आगे खुलने में आगे तक बढ़ा दिया कीजिए। देखिए इधर, अभी तुरंत हमने बताया कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे स्वच्छ वातावरण में या स्वच्छ वायु में ज़्यादा हो जाएगा तो वायु प्रदूषित हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये हमारे, याद रखिए, अगर ये हमारे वायुमंडल में ज़्यादा होगा तो समझ जाइए कि हमारा वायुमंडल क्या हो गया, खराब हो गया। हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला जो सबसे प्रमुख फैक्टर है उसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सुने होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो मानव जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक है। क्या क्या इसका अवगुण है वो भी समझिए। यह रंगहीन एवं गंधहीन होता है, ना तो इसका कोई कलर होता है ना इसका कोई स्मेल होता है, समझे। ऐसा नहीं कि ये आपको पता चल जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है कहीं पर रिलीज हो रहा है। तो दो चीज़ याद रखिए, ये रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं है, और ये साथ ही साथ क्या है, गंधहीन है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा गुण क्या है कि ये विषैली है। ये क्या है, विषैली है। जैसे मान लो किसी भी हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, क्योंकि ना तो इसमें किसी भी प्रकार का गंध है और ना ही कोई कलर है जिसको आप इसको देख पाइएगा। लेकिन अगर ये आपके स्वच्छ हवा के साथ आपके फेफड़े में गया तो समझ जाइए कि ये क्या करेगा, अपना जहरीला प्रभाव छोड़ना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, अपना जहरीला प्रभाव छोड़ना शुरू कर देगा। अब दूसरी बात आता है कि आखिर ये गैस सर आता कहाँ से? तो ये गैस आता है आपको कोयला जलाने से। किससे आता है जी? कोयला जलाने से। अगर आप कोयला को जलाते हैं तो ये गैस आता है, अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो ये गैस आता है, अगर आप प्राकृतिक गैस को जलाते हैं
तो ये गैस होता है, या फिर आप पेट्रोलियम पदार्थ को जलाते हैं तो इससे ये गैस उत्पन्न होता है। तो हम लोग क्या जाने कि हमारे वायु को प्रदूषित करने वाला जो सबसे प्रमुख जो वायु प्रदूषक है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ना ही इसका गंध होता है, लेकिन ये खतरनाक गैस है। ये उत्पन्न कैसे होता है? तो ये उत्पन्न होता है कोयला के जलाने से, ये उत्पन्न होता है लकड़ी को जलाने से, ये उत्पन्न होता है प्राकृतिक गैस को जलाने से, और ये उत्पन्न होता है पेट्रोलियम पदार्थ को जलाने से, जैसे डीजल, पेट्रोल और किरोसिन तेल। इन सभी चीज़ों को जलाइएगा तो आपको क्या उत्पन्न हो जाएगा जी? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद वाहन उत्सर्जन CO2 का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं CO। क्या बोलते हैं? CO। तो याद रखिए कि गाड़ी के धुआं से सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गाड़ी चल रहा है, उसका धुआं जो आ रहा है वो स्मेल करने में बहुत आनंद आता है। नहीं ना आता? किसी को आता है? चलो वैसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि यह एक जहरीली गैस है। सुन लीजिए, जल्दी ये ऊपर का टिकट कट जाएगा। हाँ, जल्दी ये ऊपर चल जाओगे, समझ गए ना? इधर सुनो, चाहे कहीं पंपिंग सेट चल रहा हो, चाहे गाड़ी धुआं दे रहा है, तो वहाँ जाकर आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह एक जहरीली गैस है। इसके अधिक अगर आप इसका अधिक प्रभाव में आते हैं तो निश्चित रूप से मानव के इससे मृत्यु भी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है? तो याद रखिएगा, गाड़ी से। किससे? जो पेट्रोल, डीजल और किरोसिन तेल से चलने वाला जितना भी इंजन है उससे जो धुआं निकलता है ना, उसमें सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। तो सुनिए, क्या बोले? हाँ वही देखो, जनरेटर हो, हमने क्या बोला? वे सभी इंजन जो पेट्रोल से, डीजल से या फिर किरोसिन तेल से चलता हो, उन सभी में याद रखिएगा पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला प्रदूषक समझ में आ गया ना? पहला प्रदूषक कौन है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका कलर कैसा है? रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं है। गंध कैसा है? गंधहीन है, कोई गंध नहीं है। लेकिन है क्या? विषैला। कैसा है? विषैला है। और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है कोयला से, लकड़ी से, प्राकृतिक गैस से और पेट्रोलियम से। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ से निकलता है? तो गाड़ी वगैरह से। हम लोग वाहन चलाते हैं, अरे काहे एक क्लास में 4 बार जो है, नर्सरी में नहीं है ना, जो समझाना पड़ेगा। मूर्ख सब बोले थे ना कि एक लड़की को उठा के यहाँ गीत गब्बा लगे, बस सब समझे में आ जाएगा कि जो है ना बटर बटर नहीं करना चाहिए। अच्छा लगेगा ऑनलाइन क्लास के दौरान हम आपको बार बार कर, गार्जियन भी देखता होगा, बहुत सारे गार्जियन भी सुनते हैं सर जी क्या क्या पढ़ा रहे होते हैं, और उस समय 25 बार हम लड़के चुप रहो कहते हैं। वो जगह हम लोग का बेटी कितना नालायक है। एक आध गो का नाम भी बोलेंगे अब ऑनलाइन क्लास के दौरान, जो हल्ला कीजिएगा, समझे ना? अरे ठीक है, अभी नहीं देखे, आयन काल तो देखिए नहीं लेगा कि हमारे बेटी का नाम लेकर सर जी बोल रहे हैं। मूर्ख महिला सब, चुप रहो। चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखिए इसी में थोड़ा सा और हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। रे ये जो CO गैस है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर, यानी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को मतलब क्या हमारे शरीर में ब्लड बनाता है, समझा? अगर आप सोच रहे होंगे सर इससे कैसे हम लोग मरेंगे, ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ग्रहण कर लें तो हम लोग कैसे मरेंगे, तो ये भी एक सवाल हो सकता है। तो इसके लिए ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे शरीर में जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है ना, से संयुक्त होकर उससे मिल जाता है, और O2 यानी ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 210 गुना तीव्र गति से कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देता है, समझा? और जिसके चलते हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है एवं श्वास विरोध से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, समझा? यानी इसको साधारण भाषा में समझो, समझ लीजिए।
अगर आप सांस के रूप में ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण कर लिए तो इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के को क्या करता है, आपके शरीर में आदान प्रदान करवा रहा है रक्त में, इससे ज़्यादा जो है ना आपको कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, 210 गुना ज़्यादा, और जिसके वजह से हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, आपके शरीर में ब्लड का बनना कम हो जाएगा, और जिसके वजह से क्या होगा कि आपके मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। समझे? विषाक्त से एनोक्सिया होने के कारण मृत्यु हो जाती है। यानी आपके शरीर में जब कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी अधिक हो जाएगा तो एक समस्याएं उत्पन्न होगी जिसका नाम होता है एनोक्सिया। याद रखिएगा क्या नाम होता है? एनोक्सिया। और एनोक्सिया के वजह से लोगों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लोगों को क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये स्लाइड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर से समझिए। अगर हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया तो ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को हमारे शरीर में कम कर देता है, और इससे क्या हो जाता है कि कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे बॉडी में अधिक हो जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में एक समस्या उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या है? ओनक्सिया। और इस ओनक्सिया की वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जानलेवा गैस है। अगर ये हमारे वायुमंडल में काफ़ी अधिक हो गया तो निश्चित रूप से इससे क्या हो सकती है? मनुष्य का मृत्यु भी हो सकता है। तो इस स्लाइड को भी आप आराम से उतार सकते हैं। चुप रहिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी वायु को प्रदूषित करने वाला जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम है जी? हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। देखिए इसका देखिए, अगर हमारे बॉडी में क्या जाता है? हाइड्रोकार्बन्स जाते हैं। हमारे बॉडी में अगर क्या जाता है? हाइड्रोकार्बन्स जाते हैं। इससे कैंसर होने की संभावनाएं भी हमारे शरीर में बन जाती है। यानी इतना खतरनाक है कि अगर हमारे बॉडी में हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हुआ तो इससे कैंसर जैसे भयंकर रोग जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए ये प्रकाश के यूवी घटक के अंतर्गत नाइट्रोजन ऑक्साइड NO एवं NO2 से संयुक्त होकर अन्य प्रदूषक बनाते हैं। यानी ये भी एक प्रकार का क्या है कि वायु में फैलने वाला क्या है? प्रदूषक है, और इसकी भी मात्रा बढ़ने के कारण मनुष्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि मनुष्य में जो कैंसर जैसे रोग है ये भी इसके वजह से उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप आराम से नोट कर सकते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। और तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, सॉरी पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे और क्या क्या प्रभाव हो सकता है। रे जैसे पेन और ओ जो आँख, नाक और कंठ में उत्तेजना तथा शोषण संकट उत्पन्न कर देता है। जैसे आप देखिए अगर हाइड्रोकार्बन्स आपके बॉडी में गया तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? इससे हमारा आँख में खुजली होने लगेगा, नाक में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में समस्या होगा, लगेगा कि सांस रुक रहा है। इसके बाद कंठ में जलन होना शुरू हो जाएगा, और आप जो बोल रहे हैं उस स्वर तंत्र में भी लगेगा कि क्या है कि खराश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी समस्याएं जो है उत्पन्न होता है। और फाइनली अगर ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ गया तो इससे कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बता दिया। वेजाइटियाटीन अत्यधिक शक्तिशाली कैंसर उत्पन्न करने वाला हाइड्रोकार्बन्स है। याद रखिएगा यहाँ पर है वेजाइनाटीन। क्या है? वेजायाटीन। क्या है? वेजायाटीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन्स है जो कि मनुष्य में सबसे अधिक कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न कर सकता है। समझे ना? उच्च स्तर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मीथेन पर शामक हो सकता है, और ये जो है क्या कर सकते हैं? इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की भी मात्रा को थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो ये जो हमारा है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का नकारात्मक प्रभाव है। अगर हम इसका अपने सांस के रूप में बॉडी के अंदर लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है। समझे ना? तो हमने आज कितना लगभग 2 बता दिया। पहला कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों क्या हैं?
ये दोनों वायु में फैलने वाले प्रदूषक हैं, वायु में फैलने वाले प्रदूषक हैं। और इसके फैलने से मनुष्य में क्या होता है जी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इस स्लाइड को भी आप आसानी से नोट कर सकते हैं। और हमारा जो तीसरा होगा, इसको हम लोग अब हमारा जो चौथा पार्ट वीडियो आएगा हम लोग वहाँ से बताएंगे। देखिए, एक वीडियो में एक टॉपिक को ख़त्म कर पाना संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है कि लगभग 10-10 पॉइंट होते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं कि इंटर का पढ़ रहे हैं, 10वां है नहीं कि ऊपर ऊपर हम बता करके आगे भाग जाएं। तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं हम लोग सब पर आपका अध्ययन कराते हैं। तो हम लोग जो आपका चौथा वीडियो लेकर आएंगे, चूँकि आज तीसरा वीडियो था, वहाँ से हम लोग वायु प्रदूषक का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम होगा जी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और सुन लीजिए, आप लोग जो भी इससे पहले पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे होंगे उसको देखिए रे लड़का लोग, उसके बाद आप लोग तीसरा वीडियो देखिए, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और जो भी आपके आसपास में या आपके दोस्त हो, मित्र हो, या जो भी व्यक्ति 12th क्लास में पढ़ता है उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि गांव में भी रह करके या कहीं भी रह करके उसका 16वां अध्याय जो है वो आसानी से अध्ययन हो सके। और आप लोग तो निश्चित रूप से इसको पढ़ ही लीजिए। हम फिर कल से लेकर के आएंगे आपका चौथा पार्ट वीडियो, जिसमें कि हम लोग वायु प्रदूषक को और आगे तक हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।